this is CA Tejal Kataria and today we are going to revise nature and scope of business economics, जो बहुत ही छोटा चैप्टर है एंड सारे जितने भी चैप्टर्स है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही है और वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो ऐसा ये चैप्टर छोड़ के जाना ही नहीं है, ऐसा चैप्टर है जिसको हम ट्राई करेंगे कि मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में या 35 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट कर पाए। चलो, सो आई होप आप लोगों ने एक बार खुद से पढ़ा होगा एंड देन यू आर रिवाइजिंग। ओके, सबसे पहले ये जो पहला पैराग्राफ है मैंने आपसे पहले ही कहा था, इस पे बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। पहला एमसीक्यू, इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से आया है? तो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड। 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोला जाता था। तो एक तो पहला इकोनॉमिक्स वर्ड कौन से लैंग्वेज से आया है? तो ग्रीक। दूसरा कौन सा वर्ड, मतलब ग्रीक कौन सा वर्ड है? वो ओइकोनोमिया वर्ड है। उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है हाउस होल्ड। अब इकोनॉमिक्स 19th सेंचुरी में, अब इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोला जाता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी कौन से सेंचुरी में बोला गया था? तो 19th सेंचुरी में। तो इस दो लाइंस में ही आपके 5 एमसीक्यू बन गए। नेक्स्ट, जो बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, जिसको जो आया था 1776 में, जिसको वेल्थ ऑफ द नेशन भी एब्रीवेशन बोला जाता है, जो एडम स्मिथ ने लाया था। अब यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ पर कौन कौन से एमसीक्यू, एक तो ये इंक्वायरी वर्ड ध्यान से समझना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन आई वाला इंक्वायरी एंड ई वाला इंक्वायरी, ये मैंने लेक्चर में समझाया हुआ है। सो द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक आई थी, ये बुक 1776 में आई थी, ये लिखी एडम स्मिथ ने थी एंड इसका जो एब्रीवेशन है दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये पैराग्राफ पूरा का पूरा पहला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से एमसीक्यू बन सकते हैं काफ़ी सारे। उसके बाद ये बेसिक बताया हुआ है। इसके बाद 2 फंडामेंटल फैक्ट्स जो है वो समझने हैं। कौन से? वी हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज होने की वजह से वी नीड टू मेक अ चॉइस। जो बेसिक है इकोनॉमिक्स का, हम लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगता है, हम लोग एक अपॉर्चुनिटी को चूज करते हैं जिसके लिए हम लोग को दूसरे अपॉर्चुनिटी को ना बोलना पड़ता है। यस, अगला, अब हम लोग जो समझने वाले हैं इस पूरे जो इकोनॉमिक्स में, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब हम लोग को ये समझना है कि हम लोग को डिसीजन मेकिंग करना है। डिसीजन मेकिंग क्यों? देखो अगेन फंडामेंटल जो है, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स, एंड जिसकी वजह से आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है कि आप अगर अपॉर्चुनिटी ए को चूज कर रहे हो तो यू नीड टू सैक्रिफाइस बी, ये फॉर श्योर है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग जो होता है, ये जो डिसीजन मेकिंग किया जाता है, इसके लिए ही ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करे जाएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स की लिस्ट दी है कि आपने फर्म कब स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, प्राइस क्या रखना चाहिए, डिमांड है या नहीं है, क्या आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज लगेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे डिसीजंस, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना ज़रूरी है। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है एंड इवन अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। ये 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि एक तो एमसीक्यू ही सारे कवर कर रही हूँ मैं, एक तो डिसीजन मेकिंग के लिए पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स जो समझ रहे हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग रीजन है इसके पीछे। इसके बाद इसी को हम लोग मैनेजरियल, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। एंड ये जो भी जितने भी, देखो इसकी वजह, मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलने का रीजन इज नथिंग बट ये सारी जितनी भी थियोरीज आपको दी है, ये सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको लगा के डिसीजन मेकिंग करना है कि यार मेरे बिजनेस में देखो अप्लाइड इकोनॉमिक्स, कि मेरे बिजनेस में हम लोग को कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इंपैक्ट कर रहा है एंड इंटरनल एनवायरनमेंट भी इंपैक्ट कर रहा है, कि कॉस्ट क्या है आपके प्रोडक्ट की, कौन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, वो अगर स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट पे क्या इंपैक्ट है, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सेट्रा। बहुत सारे आपको डिसीजंस लेने होते हैं एंड इसीलिए इसके 2 ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो, 2 ब्रांचेस आपको समझने हैं। अब डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये जो पैराग्राफ है इसमें से एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, मतलब पॉसिबल है। क्या क्या चीजें हैं देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज द इकोनॉमिक्स यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक द बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज। यही हम लोगों ने देखा था, ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपके हैं वो स्केयर है,
कम है, लिमिटेड है, जिसकी वजह से आप एक डिसीजन लेते हो, दैट इज नथिंग बट द बिजनेस डिसीजंस। इसके बाद आता है एक जॉन डीन करके था, जोएल डीन करके था, जिसने बिजनेस इकोनॉमिक्स टर्म्स के बारे में बताया था कि जो फॉर्मुलेशन पॉलिसी, बिजनेस की जो मतलब जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करी जाती है उसको हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, जिसका एक कंपोनेंट है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मैंने आपको समझाया था, जिसमें आप लोग बहुत सारे टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो। ये सारे टेक्निक्स मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ये सारे जितने भी मैथमेटिकल टेक्निक्स है, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, सारे 1 by 1 मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे एंड ये सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। Our approach is in the text to focus on the heart of business economics, that is microeconomics, microeconomics and macro। देखो दो तरीके के दो ब्रांचेस आप बोल सकते हो। ये कॉइन किया था फर्स्ट टाइम टर्म इन 1933 रैगनर फ्राइश ने किया था। तो ये जो दो टर्म्स है माइक्रो एंड मैक्रो, हमको इन दो टर्म्स को पहले समझना है कि ये दो टर्म्स में कैसे डिवाइड हुआ था। माइक्रो का मतलब देखो बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, इंडिविजुअल होता है। तो आप लोग या तो इंडिविजुअल एक पर्सन की बात कर रहे हैं या तो फर्म की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो भी वर्ड जो डिराइव हुआ है वो ग्रीक इकोनॉमिक्स, ग्रीक लैंग्वेज से ही हुआ है, जो था माइक्रोस। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो भी ग्रीक लैंग्वेज का है, जिसका मतलब जो वर्ड था ग्रीक वर्ड दैट वाज था मैक्रोस। तो ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पे सोचा जाता है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा कि उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें असर हो रही है, मतलब क्या क्या चीज़ों का असर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एंड इंटरनल एनवायरनमेंट का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे। वन था प्रोडक्ट प्राइसिंग, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस आपको क्या डिटरमाइन करना है। दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे मतलब रिएक्ट करेगा, कंज्यूमर के क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर आपने प्राइस चेंज किया तो कंज्यूमर क्या अपने बिहेवियर में चेंज करेगा, इन सारी चीज़ों का आप स्टडी करते हो। तीसरा इज फैक्टर प्राइसिंग, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका प्राइसिंग, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका प्राइसिंग क्या होगा। द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल, जो लोग हैं इंडिया में, वो जितने भी जो लोग हैं हर एक अलग अलग सेक्शन से बिलोंग करता है, मे बी पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, मतलब अलग लेवल के रिच, अल्ट्रा रिच। तो ये जितने भी जो भी आपका कंडीशन सेक्शन ऑफ पीपल है उनके अकॉर्डिंगली आपका इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, जो फर्म्स है वो बिहेव कैसे करते हैं, आपका इंडस्ट्री कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड करी जाएगी माइक्रो में। एंड मैक्रो में सोचा जाएगा ऑल ओवर द इकोनॉमी, मतलब होल इकोनॉमी के बारे में सोचा जाएगा, एक इंडिविजुअल के बारे में सोचा नहीं जाता है, वो होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप हमेशा ओवरऑल या टोटल बेसिस पे ही चीज़ें देखने वाले हो, जिसके कुछ एस्पेक्ट्स है। ये हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में आपको डिस्कस करके समझाया हुआ है, हर एक वर्ड को, क्योंकि आपका जो पूरा सिलेबस है सीए फाउंडेशन का उसमें सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। इसलिए मैंने आपको डिटेल में कुछ चीज़ें बताई थी। ये जितने भी 6 पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में, जिसमें से पहला है नेशनल इनकम एंड आउटपुट। नेशनल इनकम का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसका जो वैल्यू होता है, फाइनल वैल्यू, उसके बारे में बोला जाता है। जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी इज नथिंग बट $1 इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, वो होता है। ओवरऑल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इंडिया में जितने भी लोग हैं, फर्म है, वो कितना सेव कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में। एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें मिला के आपका बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये अगेन ये पूरा इंडिया लेवल का है, होल इकोनॉमी के बारे में बात करता है। इसके बाद नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज अ साइंस ऑल्सो। वाई? बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टैब्लिश अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब क्या, कोई तो रीजन है जिसकी वजह से आपका इफेक्ट, आपको कोई ना कोई इफेक्ट मिल रहा है। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस में बोला जाता था, बचपन में अपन करते थे लिटमस टेस्ट, तो उसमें रेड हुआ, या वो जो टेस्ट हम लोग करते थे कि इसका कलर ये हुआ तो ये आपका इंटरप्रिटेशन है, ऐसा आप लोग बचपन में करते थे, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप था। तो वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस जहां पर एक कॉज होगा जिसका इफेक्ट
होगा। मतलब क्या, जैसे डिमांड, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइसेस इंक्रीज होती है तो डिमांड घटता है, तो कॉज है प्राइस बढ़ना जिसका इफेक्ट हुआ है डिमांड का घटना। दैट इज नथिंग बट आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। दूसरा, बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑब्वियसली बात है, हर एक इंडिविजुअल को अपने बारे में सोचना है, और फिर जब एक इंडिविजुअल ऐसे सब मिला के जब बनेगा वो एक ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स बनेगा। इसीलिए नीचे आपको दिखेगा इट इज बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो। देखो, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो, माइक्रो मैक्रो दोनों रहेंगे। साइंस भी है, इट्स ऑल्सो एन आर्ट। वाई? बिकॉज आप लोग जो आपके रूल्स प्रिंसिपल्स है, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये सारी जो सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है आपको वो अचीव करने के लिए आपके जो भी रूल्स प्रिंसिपल्स आप अप्लाई करते हो रियल लाइफ में, तो एक इट्स काइंड ऑफ एन आर्ट। तो साइंस है, आर्ट है, ये दोनों का जो उन्होंने जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है उस पे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, साइंस आर्ट। फिर उसके बाद मैक्रो बेस्ड है, द यूज ऑफ द थियोरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इस पे हमको पूरा चैप्टर है, तो आपको पता है कि कैसे मार्केट वर्क करता है एंड क्या रिलेशन है मार्केट एंड इकोनॉमिक्स का। प्रैग्मेटिक इन नेचर, क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, रियल वर्ल्ड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है इकोनॉमिक्स। इसीलिए कि जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस चेंज किया तो आपने स्ट्रेटेजी क्या बनाना है, तो ये आपका जो प्रॉब्लम है वो जो आप फेस कर रहे हो वो सॉल्व करता है। इसीलिए प्रैग्मेटिक इन नेचर है। इनडिसिप्लिनरी इन नेचर, क्योंकि ये जितने भी ब्रांचेस है, देखो मार्केटिंग, साइंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स को, मतलब जो आप लोगों को पहले आप लोगों ने देखा कैपिटल बजटिंग हो या फिर आपका रिग्रेशन एनालिसिस हो, इतने सारे मेथड्स, टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैनेजमेंट थियोरीज इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च, अकाउंटिंग, ये सबके साथ इकोनॉमिक्स का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, इसलिए इनडिसिप्लिनरी इन नेचर। उसके बाद आता है नॉर्मेटिव इन नेचर एंड पॉजिटिव कहा गया, ये नॉर्मेटिव इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हाँ, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव इज ऑल्सो प्योर साइंस, जिसका मतलब है कि जो फैक्ट है जहां पर आपका कोई जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, व्हाट इज योर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव व्हाट इज मतलब क्या, जो फैक्ट है, कि जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट्स अ फैक्ट जिसमें आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते, या आपने कोई जजमेंट पास नहीं किया है, ना ये आपका ओपिनियन है। लेकिन जब आप आपका कोई ओपिनियन बोलते हो, दैट इज ऑट टू बी डन, ऐसा कोई चीज आप बोलते हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट आप बोलते हो, तो इसका मतलब वो एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल रहे हो कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है, अगर वो अच्छे से हॉस्पिटैलिटी वहाँ पर बढ़ाई हॉस्पिटल्स में, तो शायद उनके यहाँ पर ज़्यादातर लोग जाके इलाज करा सकते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्स इंक्रीज कर दिया जो रिच लोग हैं उन पे, और फिर उनका जो भी टैक्स इंक्रीज किया है वो पुअर लोगों के लिए इस्तेमाल किया, वो जो भी पैसा आया है, तो मे बी इंडिया का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस तरीके का आप आपका ओपिनियन बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एंड एक होता है पॉजिटिव, जिसमें आप फैक्ट चीज़ें बताते हो, जिसमें कोई संदेह नहीं कि वो कोई, मतलब आप में कोई जजमेंट बोला है। तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, तो मेक श्योर कि आप वो ढंग से करके जाओ। उसके बाद आता है, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा है, तो बहुत क्लियरली अच्छे से करके जाना। इसके बाद आता है जो बिजनेस स्कोप्स है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बहुत सीधी सी चीज़ें हैं ये। इस पे आपको आगे पूरे चैप्टर्स है। देखो, कोई भी बिजनेस वर्क कर रहा है तो उसको इंटरनली भी प्रॉब्लम होनी है एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की भी प्रॉब्लम होनी है। एक्सटर्नल यानी कि क्या, कि कंज्यूमर क्या सोच रहा है, या फिर एक्सटर्नली यानी कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, एंड इंटरनली मतलब क्या, कि आपके एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, या आपको प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है, या फिर आपकी जो भी स्ट्रैटेजी। तो ये इंटरनल भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे और एक्सटर्नल भी करने वाले हैं। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल में जो चीज़ें इंक्लूड है, देखो इन सब पे हम लोग को एक एक चैप्टर है आगे जाके, जो तो इसलिए डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पर। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि आप WIP कितना है, रॉ मटेरियल आपका फिनिश गुड्स कितना है, उसका बाइफर्केशन जो आप करते हो, रिसोर्स एलोकेशन, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरीज, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये सारे इस पे, मतलब ये जितने भी फैक्टर्स या जितने भी आप लोगों ने देखे पॉइंट्स, ये सारे आपके आगे के चैप्टर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है 1 by 1। इसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको अफेक्ट करेंगे, जिसमें से ये जो
पहला पॉइंट है, इस पे हमारा थोड़ा सा इसके बाद का डिस्कशन होगा, वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। इकोनॉमिक सिस्टम, बिजनेस साइकिल पूरा आपको एक चैप्टर है। इसके अलावा नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये अगर आप लोगों ने ये वाले पॉइंट्स देखे तो ये कुछ बीसीके के रिलेटेड आपको पॉइंट दिखेंगे। बीसीके में यही सारी चीजें आपने देखी थी, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स, कंपटीशन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज, आरबीआई का पॉलिसीज, ये वो वही सारी चीजें आपको मैक्रो में लिखी हुई है। तो ये एक आपका पहला जो चैप्टर है उसमें से आपका वो पहला यूनिट हो गया। अब बात करते हैं उसी पहले चैप्टर के दूसरे यूनिट की, जो बात कर रहा है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पर आप लोग को बेसिक प्रॉब्लम्स, ये हम लोग पहले से आपके बचपन से आप लोग यही सीखते आ रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चंस हमेशा होते हैं एग्जाम में। इसके अलावा एक चौथा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, दैट व्हेन टू प्रोड्यूस, और फिर आपको ऑड मैन आउट निकालना है। तो ध्यान से, वहां पर पता नहीं क्यों इजी होने के बाद भी मैंने देखा है कि बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड ये जो चौथा क्वेश्चन है ये भी एप्लीकेबल है, दैट इज कि आप क्या प्रोविजन कर रहे हो जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। मतलब कि देखो, आपके बाद भी जनरेशन कोई ना कोई आएगी, तो आप लोग आज ही सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके खत्म नहीं कर सकते। तो आप आज क्या प्रोविजन कर रहे हो जिसकी वजह से वो रिसोर्सेस रहेंगे और आगे जाके इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड जो ग्रोथ आपको करनी है उससे रिलेटेड आप क्या प्रोविजंस कर रहे हो, और इन्हीं को हम बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी कि हर कंट्री ये प्रॉब्लम फेस करता है कि यार प्रोडक्ट क्या बनाना है, किसको बेचना है, कैसे बनाना है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाना है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनाना है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर इज नथिंग बट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने के लिए आप ये देखो कि आप कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में वर्क कर रहे हो। क्या आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्या आप सोशलिस्ट इकोनॉमी है, या आप मिक्स्ड इकोनॉमी है। इस पे क्वेश्चन पक्का आता है, मतलब 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नथिंग बट कि जहां पे गवर्नमेंट बोले सो कायदा नहीं होता है। यहां पर अंबानी जो चाहे वो डिसाइड करेगा, अदानी जो चाहे वो अपने लिए डिसाइड करेगा एंड अपना बिजनेस करेगा। वहां पर कोई माई बिजनेस इज माई बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो करी जाती है। एंड इसके एग्जाम्पल भी एग्जाम में याद रखना। कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि वो पूछेंगे साउथ कोरिया फॉलोज विच इकोनॉमिक सिस्टम, और एग्जाम में बच्चों को पता ही नहीं होता कि साउथ कोरिया में एग्जैक्टली कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करा जाता है। तो एटलीस्ट जितने यहाँ पर एग्जाम्पल है वो देख के जाना जी। जो है यूके, यूएस, हांगकांग, साउथ कोरिया, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहां पर होता क्या क्या है, जो नीचे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं वो सारी चीजें। जैसे सबसे पहला है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब क्या कि मेरा प्रॉपर्टी है, आई एम एंजॉइंग दैट प्रॉपर्टी, उस पर कोई दूसरा आके अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता कि आके दूसरा कोई आके पार्टी कर रहा है, नहीं चलेगा। मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे प्रॉपर्टी पे सिर्फ मेरा राइट होगा। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, मतलब आई एम फ्री टू सेट अप वॉट एवर द फर्म आई वॉन्ट टू बी, वॉट एवर द फर्म और द टाइप जो मुझे चाहिए वो वैसा मैं एस्टैब्लिश करूँ, मैं LLP करूँ, मैं पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करूँ, मैं कंपनी बनाऊँ अपनी, वो मेरा क्वेश्चन है। तो वो उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। दैट इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस मतलब क्या, आई एम फ्री टू चूज कि मुझे कौन से तरीके से काम करना है, मुझे कौन से मतलब मैं क्या डिसीजन लूँ, क्या इकोनॉमिक चॉइसेस करूँ, ये ही मेरा डिसीजन होगा। प्रोडक्शन करना है, वर्क करना है, कंजम्पशन करना है, वॉटेवर। यहाँ पर सीधी सी बात है, प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव। आई वुड से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वेलफेयर के लिए सोचा नहीं जाएगा, बट हाँ 80% यही है कि प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। कंज्यूमर सॉवरेनिटी यानी कि कस्टमर इज किंग, तो कस्टमर जो बोलेगा आपको वही करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत सारी होती है जिसकी वजह से एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है। यहाँ पर आप आपके हिसाब से, आपकी मर्जी से आपका बिजनेस चला सकते हो। दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसके अच्छी चीज़ें, अब जो फीचर्स देखे हैं वही सारी चीज़ें आपको वापस से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में दी जाएगी। जो कैपिटलिस्ट के मेरिट्स होंगे वो सोशलिस्ट के डीमेरिट्स बन जाएंगे। ये सीधी सी बात है। तो क्या क्या चीजें लिखी हुई है, सबसे पहला तो प्राइस मैकेनिज्म। ये वर्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, समझ में नहीं आता क्यों। सीधी सी बात है,
प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड सप्लाई फोर्सेस, यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड करी जाएगी ये डिमांड सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करेंगे, ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो प्राइस मैकेनिज्म होता है जहाँ पर आप क्या करते हो, देयर इज नो नीड टू इनकर द कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग और प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन। आप कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, डिमांड है सप्लाई है। अगर आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक मार्केट में तो यही होता है, डिमांड सप्लाई फोर्सेस होते हैं, प्राइस अपने आप डिसाइड हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी एफिशिएंसी होती है, इंसेंटिव टू वर्क, जो ज्यादा काम करेगा उसको, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसे ज्यादा चीजें मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है, और जो मेहनत नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो दैट इज नथिंग बट आपकी एफिशिएंसी चेक होगी, आपको काम करने का मोटिवेशन रहता है, क्योंकि जो भी आप काम करोगे उसका फायदा पूरा आपको मिलने वाला है। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ इज फास्टर होगा, क्योंकि सब लोग काम करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पर 10 दिन एक ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपका काम फास्ट होगा क्योंकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, बाहर के जो भी इन्वेस्टर्स है, इंडिया के हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो या बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, उन्होंने अपना पैसा लगाया आपके बिजनेस में। अगर वो पैसा लगाया तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन करेंगे कि ये बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आपको उनको बतानी है। तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज, अंबानी का सबसे बड़ा फोकस एसेट साइड पे नहीं होता, ज्यादा फोकस होता है लायबिलिटी साइड पे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो इन्वेस्टर्स है वो खुश रहे, तो उनके इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सारी चीजें सोचते हैं। तो आपको बिजनेस ग्रोथ तो करना होगा अगर इन्वेस्टर्स को पैसा, मतलब उनको खुश रखना है तो। उसके बाद रिसोर्सेज जो है वो प्रोडक्टिवली आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप एलोकेट सही तरीके से करते हो रिसोर्सेज को, जहाँ पर करना है एफिशिएंटली यूज होता है। उसके अलावा और कौन सा है, कॉस्ट रिडक्शन भी आपका यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर प्रॉफिट्स। इंसेंटिव मिलते हैं जो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। कंज्यूमर इज किंग होता है, तो कंज्यूमर में यहाँ पर और एक चीज़ क्या होती है, कॉम्पिटिशन होने का बेनिफिट ये होता है कि कॉम्पिटिशन है, जैसे एयरटेल एंड जियो, ये दोनों कॉम्पिटिटर्स है, ये कॉम्पिटिशन की वजह से कहीं ना कहीं कस्टमर्स का फायदा हो सकता है। जैसे जब जियो आया था उसने फ्री में लॉन्च कर दिया था, अब फ्री में लॉन्च किया, पूरा 1 साल जितने भी लोगों ने वो सिम कार्ड लिया, भले ही ठीक है बाद में उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट किया, बट वो जो 1 साल था उस 1 साल में कंज्यूमर ने अपना फायदा ले लिया। तो जो जियो वर्सेस एयरटेल है, ये जो भी कंपटीशन है, इस कंपटीशन की वजह से कंज्यूमर को बेस्ट प्रोडक्ट मिलता रहता है। इसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, आपके डिसीजंस आपके हैं, तो आप फ्रीडम है बहुत सारा। इसकी वजह से ये कुछ आपके मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इनइक्वालिटी होगी। इनइक्वालिटी मतलब जो सोशलिज्म के में आपको, जब सोशलिस्ट इकोनॉमी आप देखोगे उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर डीमेरिट्स है वो वहाँ पर मेरिट बन जाएंगी। क्या सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, सोशलिस्ट इज नथिंग बट जो गवर्नमेंट बोले सो कायदा टाइप, वहां पर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। गवर्नमेंट सबके बारे में सोचता है, गवर्नमेंट सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, ऐसा बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं उस टाइम पे। तो जब हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उस टाइम पे गवर्नमेंट ये सोचेगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सबका इक्वल ग्रोथ होना चाहिए, किसी के पास कम पैसा है किसी के पास ज्यादा पैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहाँ सोचा जाएगा, सोशलिस्ट में। तो जो सोशलिस्ट के मेरिट्स होंगे वो यहाँ पर डीमेरिट्स में आ जाएंगे कि यहाँ पर अकेला इंसान, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने ग्रोथ के बारे में सोचेगा, उसे लेना देना नहीं कि बाकी के सोसाइटी के लोगों का क्या हो रहा है। तो दैट इज नथिंग बट इनइक्वालिटी होती है। और 2 क्लासेस क्रिएट होते हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स। आप इंडिया में ही देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो खाने पे पैसा उड़ा भी देते हैं और पैसे डाल के खाना भी नहीं खाते। तो वी हैव 2 डिफरेंट कैटेगरीज, वन इज हैव्स एंड द सेकंड इज हैव नॉट्स। तो ऐसे 2 क्लासेस क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में प्रॉपर्टी आपका जो राइट होता है, देखो, प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर द ह्यूमन राइट्स, मतलब क्या, ह्यूमन राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ह्यूमन राइट्स दिए उसके भी ऊपर आपके प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो कभी कभी अनफेयर भी होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी। जो ज़्यादा काम करेगा ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जिसके पास नाम और पैसा होता है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है। तो अनफेयर प्रैक्टिसेस भी होती है। इसके अलावा वेलफेयर पे फोकस नहीं होता है, इनइक्वालिटी होती है।
इसके साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है और ना ही सिक्योरिटी है एम्प्लॉयमेंट का। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत अभी रिसेंट में ही बायजूस ने उनका प्रॉफिट मार्जिन को अपने आप वापस से अभी लॉस कर रहा था, तो उनको वापस से अपने प्रॉफिट मार्जिन पे आना था, इसीलिए उन लोगों ने ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों को वो मतलब निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी जब भी चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को निकाल सकता है। तो आपके पास जैसे गवर्नमेंट जॉब है तो वो सिक्योर है, वहां पर लोगों को नहीं निकाला जाता। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है या जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो ये प्रैक्टिसेस अप्लाई करती है, जिसकी इवन एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग निगोसिएशन पावर नहीं है जो कंपनी के ओनर के पास है, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होना पॉसिबल है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज अ मिथ। व्हाई? बिकॉज आप भले ही कस्टमर इज अ किंग बोला जाता है, बट ये एक मिथ इसलिए है बिकॉज यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन भी आपका हो सकता है। बिकॉज अगर कस्टमर, देखो सामने वाले को चाहिए अपना प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो ही मे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अभी देखा जाए तो रिसेंट टाइम्स में सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आप फूड ग्रेन्स या फ्रूट्स इवन जो आते हैं वो पूरे ऐसे नहीं होते, कुछ ना कुछ तो उसमें केमिकल्स होते हैं या लो क्वालिटी कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होता है जिससे उनका कॉस्ट रिडक्शन होगा। सो येस, कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज अगेन अ मिथ। तो विक्टिम भी हो सकता है, कभी कभी मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। मतलब क्या कि आपको जिसमें प्रॉफिट मिल रहा है आप आपके रिसोर्सेज सिर्फ वहां लगाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिगरेट या दारू बनाने में आपका प्रॉफिट है तो आप आपके रिसोर्सेज को दारू बनाने में लगाओगे या सिगरेट बनाने में लगाओगे, ना कि मे बी जो एजुकेशनल पर्पस के लिए लगाओगे या फिर जहां पर आपका प्रॉफिट में भी थोड़ा सा कम होगा, उन सारी सिचुएशंस में आप मे बी विलेजेस में आप लोग पैसा नहीं लगाओगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है। उसके बाद हार्मफुल जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, तो वो प्रोडक्शन उनका हो सकता है पॉसिबल हो। अनप्लान्ड प्रोडक्शन होता है, तो ये जो भी मतलब ऊपर नीचे जो बिजनेस साइकिल चलता है इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो सकता है। एंड इसके अलावा कुछ नहीं, बस ह्यूज अमाउंट सेल्स प्रमोशंस एडवर्टीजमेंट। अभी जो वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा, जो ज़्यादा प्रमोशन करता है, जो मार्केटिंग में पैसा लगाएगा वो लोगों तक पहुंचता है, और ये अननेसेसरी आपने इतना एक्सपेंडिचर लगाया है। बट यहाँ इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मे बी पैसा नहीं है इतना, मे बी उन्होंने उतना कैपिटल नहीं लगाया है या प्रमोशन नहीं कर सकते वो, लेकिन वो उन लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि यहाँ पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन पे पैसा बहुत सारा लगाया जाता है। एंड लास्ट इज एक्सेसिव मटेरियलिज्म एंड एज वेल एज इन द ऑक्यूपेशन कॉन्स्पिक्यूअस एंड अनएथिकल कंजम्पशन लीड्स टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट की तो बैंड बजाई हुई है ही पहले से। ये कुछ चीज़ें बेसिक आपको समझनी है। इसी को लाइज़-फेयर या जैसे भी आप स्पेल करना चाहो, इकोनॉमी भी बोला जाता है। ये अल्टरनेटिव वर्ड्स मैंने आपको एक बना के दिया था, अल्टरनेटिव वर्ड सारे एक जगह पे लिखने के लिए बोले थे। तो यस, ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने आई होप सो कि साथ में लिखा होगा। तो ये हो गया आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें काफ़ी चीज़ें स्टार्टिंग के पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कौन सा सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ये प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स है। एंड ये जो दो लोग हैं फ्रेडरिक एंड कार्ल मार्क्स, इन दोनों ने मिलके द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड इन 1848 में जो ये पब्लिश हुआ था, उसमें ये सारी सिस्टम्स आई थी, जिसको हम लोग कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसको हाईलाइट करके रखना, इस पे भी एमसीक्यू आपका बन सकता है। अब जो आपने वहां पर देखा था वही सारी चीज़ें वापस से रिपीट होंगी, तो हम लोग इसको क्विकली खत्म करेंगे। अब कलेक्टिव ओनरशिप सबका होता है, पब्लिक पार्क सबके हैं। ऐसा कोई नहीं कि आप एक अकेला जाके वहाँ पर एंजॉय करेगा और दूसरे को रोक सकता है, नहीं, कलेक्टिव ओनरशिप होगी। इकोनॉमिक प्लानिंग होगा। इकोनॉमी के मतलब ऐसा है कि सबके लिए सोचना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, तो ये सारी चीज़ें सबके हित में सोची जाएगी। कंज्यूमर चॉइसेस का एब्सेंस होता है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर गवर्नमेंट आपको BSNL की सर्विसेज दे रहा है तो आपको वही चॉइस है, आपके पास दूसरा चॉइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर का ही, गवर्नमेंट का ही सिर्फ रोल है। तो वो जैसे आपको सर्विसेज देंगे, आपके पास वही चॉइस है, ओनली चॉइस। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर इक्वालिटी पे फोकस किया जाता है, लोगों के वेलफेयर पे फोकस किया जाता है। मार्केट फोर्सेस जो होते हैं या प्राइस मैकेनिज्म, जो डिमांड सप्लाई फोर्सेस है, वो प्राइस डिटरमाइन नहीं करते हैं, गवर्नमेंट अपना प्राइस खुद डिटरमाइन करता है। एंड कॉम्पिटिशन एज सच यहाँ पर नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है USSR, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी था फ्रॉम 1917 टू 1990। इसके अलावा ये भी नाम याद रखना, चाइना, वियतनाम, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स है ये सारे सोशलिस्ट इकोनॉमी के हैं। ये मेरिट्स अगेन सारी चीज़ें वापस
रिपीट है, तो यू कैन गो थ्रू वंस। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि इंडिया जैसी कंट्रीज जहां पर दोनों प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में आके काम करेंगे, एंड इंडिया का जो होगा वो सारी दोनों की जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लेके आके उनका कॉम्बिनेशन बना के ये एक इकोनॉमी फॉर्म होगी। तो ये होगा आपका, ये हो गया डन। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का उसका रिवीजन खत्म हो चुका है। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में जिसमें आप लोग को नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो आपको मिलेगा। सो कीप रिवाइजिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।